दोस्तों, आपने कई कहानियां सुनी होंगी जिनमें बताया गया है कि बहुत साल पहले कुछ बड़े जीव इस धरती पर रहते थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वे अब कहाँ हैं? क्या वे अब भी जिंदा हैं? चलिए जानते हैं। 1944 का समय, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला है। इस दौरान कुछ जहाज आसमान में उड़ रहे हैं। इनमें से दो जहाज एक आइलैंड पर गिर जाते हैं जो साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच में है। इन दोनों के पायलट हवा में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब वे जमीन पर भी लड़ने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है। अचानक सीन कट होता है और हमें यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि वह क्या था। अब हम 1971 में आते हैं, जहां व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से दो लोग, बिल और हॉस्टन, एक मंत्री से मिलने आए हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। वे बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा आइलैंड खोजा है जहां कुछ खास जीव जंतु और चीजें हैं जो उनकी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है। लेकिन मंत्री उन्हें मना कर देते हैं। फिर बिल सोचता है कि अगर वह कहेगा कि रशियन आर्मी को भी इस आइलैंड के बारे में पता चल गया है तो मंत्री जरूर मानेंगे। बिल यही कहता है और तुरंत ही उन्हें अनुमति मिल जाती है। बिल अपनी टीम बनाने की सोचता है। उसे कुछ समझदार और मजबूत लोगों की जरूरत है क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। इसलिए वह आर्मी कमांडर पैकर्ड को बुलाता है और सब कुछ बताता है। पैकर्ड अपने सबसे अच्छे सैनिकों की एक टीम बनाता है। वहीं हॉस्टन जेम्स को कॉल करता है जो उनकी मदद के लिए गाइड बनेगा। मेसन, जो एक फोटोग्राफर है, उनके लिए सबूत इकट्ठा करेगा। अब सभी को एक जगह बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि उन्हें मिलकर आगे बढ़ना है। हर छोटी चीज को ध्यान से देखना होगा। अगर उन्हें कुछ मिले तो पहले बिल को बताना होगा। अगले दिन ये लोग उस आइलैंड के लिए निकलते हैं। वे हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन उनके सामने एक बड़ा तूफान आ जाता है जो उनका रास्ता रोकता है। अगर कोई भी तूफान में गया तो वह मर जाएगा, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए बिल तय करता है कि उन्हें जाना होगा। सभी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लेकिन शायद उन्होंने गलत फैसला लिया क्योंकि तूफान में बिजली उनके हेलीकॉप्टर पर गिरने लगती है। इससे कुछ हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तूफान को पार कर लेते हैं और आखिरकार वे उस खूबसूरत आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां आज तक कोई नहीं गया था। हॉस्टन की टीम सबसे पहले लैंड करती है। उसकी सोच के अनुसार इस आइलैंड के नीचे बड़ी नदियां बह रही हैं जिनमें कई गहरे गड्ढे। अगर वे इस आइलैंड को हिलाते हैं तो वे उन गड्ढों तक पहुंच सकते हैं। यह आइडिया बिल्कुल सही लगता है। इसलिए वह पैकर्ड से कहता है कि पूरे आइलैंड पर बम गिरवाए जाए ताकि सभी जीव जंतु परेशान हो जाए और पेड़ बर्बाद हो जाए। कुछ जानवर और पक्षी मारे जाते हैं, लेकिन उन्हें यह करना जरूरी था ताकि वे भूकंप ला सके। और भूकंप आ भी जाता है। लेकिन जब पैकर्ड एक बहुत बड़े चिंपांजी को देखता है तो उसकी आंखें हुरी रह जाती है। यह चिंपांजी बुर्ज खलीफा से भी बड़ा था। सभी लोग उस पर शूटिंग करने लगते हैं, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है और उनके हेलीकॉप्टरों को खिलौनों की तरह तोड़ देता है। इस घटना में कई सैनिक मारे जाते हैं और जेम्स के साथ वाले भी कुछ लोग क्रैश हो जाते हैं। पैकर्ड और बिल की टीम अलग हो जाती है और सभी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें जो बताया गया था यहां वैसा कुछ नहीं है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पैकर्ड बिल के पास जाता है और उसे बंदूक की नोक पर पूछता है कि वह यहाँ क्या ढूंढने आया है। बिल बताता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं वह कभी हमारी नहीं थी। ये धरती उन जीवों की थी जिन्हें हमने अभी देखा। जब इंसान बढ़ने लगे तो ये जीव यहाँ से चले गए और अपने घर छोड़ दिए। कुछ लोग यहाँ आए थे जिन्होंने इन जीवों की देखभाल की थी। ये लोग उस समय के सबसे अमीर थे और उनकी सारी संपत्ति किसी नदी के नीचे दफन है। अब ये सभी फिर से अपने घर वापस आ रहे हैं और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम यहाँ से लौटते समय सबसे अमीर लोग बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जेम्स की टीम, जो पैकर्ड से बिछड़ चुकी है, अपने लोगों से कहता है कि हमें समुद्र के किनारे पहुंचना होगा अगले 3 दिन में। तब तक हमारा जहाज वहीं रहेगा। पैकर्ड की टीम भी जंगल से होते हुए समुद्र की ओर बढ़ रही है। पैकर्ड का एक मजबूत सोल्जर चैंपमैन भी उसे मिल जाता है। वह एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गया था। तभी उन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है। जब वे उसकी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके चारों ओर बांस का एक बड़ा टुकड़ा है। सभी हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक जब वे ऊपर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह बांस नहीं बल्कि एक विशाल मकड़ी का पैर है। इससे पता चलता है कि इस जगह पर कितनी अजीब चीजें हो सकती है। मकड़ी धीरे धीरे उस सोल्जर को पकड़ने लगती है। पैकर्ड
तुरंत सभी को ऑर्डर देता है कि उसके पैर काट दो ताकि वह नीचे आ सके। सभी उसकी बात मानते हैं और मकड़ी धीरे धीरे छोटी होने लगती है। अंत में जब वह नीचे गिरती है तो पैकर्ड उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स की टीम को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन वह जीव और भी बड़ा था। जब वे नदी के किनारे चल रहे थे तो उन्हें नदी से बाहर आता हुआ एक विशाल भैंसा दिखता है जिसका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना था। सभी उसे देखकर बंदूकें उठाते हैं, लेकिन जेम्स समझता है कि अगर वे उसे शूट करेंगे तो वह गुस्सा हो जाएगा। इसलिए वह सभी को कहता है कि कोई भी उसे मत मारो। भैंसा चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद वे और अंदर जाते हैं और कुछ घर देखते हैं जिनकी केवल दीवारें बची हैं, लेकिन वे सभी सोने की बनी हुई हैं। मैसन तुरंत उनकी फोटो खींचता है। तभी अचानक चारों ओर से लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये शायद यहाँ के कबीले के लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक पैंट पहनी थी जिस पर सोने की प्लेटिंग थी। सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी उनके बीच एक आदमी आता है जिसका नाम हैक है। वह कबीले वालों से अलग था क्योंकि उसने आज के जमाने के कपड़े पहने हुए थे। वह खुद को हैंग करके इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वह असल में वही अमेरिकन पायलट है। हैक बताता है कि वह लगभग 28 साल पहले एक जापानी पायलट के साथ क्रैश हुआ था। पायलट तो मर गया, लेकिन हैक अभी भी जिंदा है और इन लोगों के साथ रहने लगा है। वह जेम्स की टीम को बताता है कि ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान पैकर्ड का एक सोल्जर क्रैश के कारण थककर नदी किनारे पानी पीने जाता है। तभी वहां वही चिंपांजी आ जाता है जिसने पहले इन पर हमला किया था। वह भी पानी पीने आया था, लेकिन अचानक उसे एक बड़ा ऑक्टोपस दिख जाता है जो उसे बेरहमी से मार देता है और फिर उसे खा जाता है। अब कहानी अगले दिन की ओर बढ़ती है जब वे उस कबीले के मंदिर में जाते हैं। वहां एक विशाल नेवी शिप खंडर आई हुई है जो 10 साल पहले आई थी। उस समय वहां कोई नहीं था, लेकिन अब कबीले वालों ने उसमें अपना मंदिर बना लिया है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कई बड़े पत्थर रखे हुए हैं और एक चिंपांजी की मूर्ति बनी हुई है। हैक बताता है कि ये लोग उस विशाल जीव को कैंग कहते हैं जो इस जगह का राजा और रक्षक है। उसके पास ही आदिवासियों ने एक छिपकली की मूर्ति बनाई है जिसका नाम स्क्रोवलर है। हैक बताता है कि यह बहुत खतरनाक है और इसने उसके दोस्त और कैंग के परिवार को भी मार दिया था। जब तुम लोगों ने यहाँ बम गिराए तो वह छिपकली फिर से बाहर आ गई थी, लेकिन कैंग ने सभी को मार दिया। अगर वह नहीं होता तो वह तुम सभी को खाकर खत्म कर देती। मिशन पूछती है कि अगर कैंग इतना अच्छा है तो हैक बताता है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई हमला करेगा तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी रक्षा करोगे। और उसने भी वही किया। बातें करते करते आदिवासियों ने एक भी शब्द नहीं कहा, जिससे जेम्स थोड़ी हैरान होता है। हैक फिर बताता है कि ये लोग सालों से मौन व्रत रखे हुए हैं अपने देवता की लंबी उम्र के लिए। फिर हैक पूछता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जेम्स बताता है कि वे इन जीवों पर रिसर्च करने आए हैं, लेकिन उनके सारे संसाधन क्रैश हो गए या टूट गए हैं। इसलिए वे इस आइलैंड की ओर जा रहे हैं जहां उनका जहाज है, लेकिन उनके पास केवल 3 दिन है। हैक कहता है कि 3 दिन में वहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसके पास एक बोट है। अगर वे उसे ठीक कर लें तो वे वहां पहुंच सकते हैं। जब ये लोग बोट को देखते हैं तो वह बहुत खराब हालत में होती है। इस बीच मेसन आदिवासियों की फोटो खींच रही होती है। उन्होंने कैमरा जैसी चीज पहली बार देखी थी, इसलिए उनके लिए यह बहुत अजीब और नया था। तभी मेसन को रोने की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि एक बुफेल का बच्चा एक हेलीकॉप्टर के नीचे फंसा हुआ है। मेसन बहुत कोशिश करती है कि उसे निकाल सके, लेकिन सफल नहीं होती। तभी कैंग आता है और उसे आजाद कर देता है, फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेसन को समझ आता है कि हैक सही कह रहा था, उन्होंने उसके घर को बर्बाद कर दिया। उधर जिस सोल्जर ने कैंग को पानी पीते देखा था वह भागते हुए जंगल में चला जाता है। वह अपने साथियों से जुड़ने की कोशिश करता है और एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह पेड़ नहीं बल्कि एक गिरगिट है जो उस पर हमला कर देता है। तभी वहां एक खतरनाक छिपकली भी आती है। वह खतरनाक छिपकली अब बाहर आ चुकी है और यह दोनों के लिए खतरा बन गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच पैकर्ड की टीम सोने की तलाश में है क्योंकि बिल ने उन्हें बहुत लालच दिया है। वे सोने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। सभी ने मिलकर बोट बना ली है, इसलिए अब उन्हें यहां से अलविदा लेना होगा। हैक काफी भावुक हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब जाने का समय आ गया है। वह सभी को अलविदा कहता है
और आइलैंड की दूसरी दिशा की ओर चला जाता है, जो खतरनाक जानवरों के लिए है। कबीले वालों ने वहां एक बांध बनाया हुआ है ताकि कोई भी यहां तक न पहुंच सके। खैर, ये लोग बोट से सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी दूसरी टीम से भी कनेक्ट हो जाता है। तभी अचानक एक विशाल चमगादड़ एक आदमी को उठाकर ले जाता है और उसके शरीर के 4 टुकड़े कर देता है। यह मंजर देखकर सभी हैरान और डर जाते हैं। अब उन्हें थोड़ी देर रुकना होगा क्योंकि उन्हें अपनी टीम से मिलना है, जो थोड़ी अंदर जाकर मिल जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं कि वे फिर से साथ आ गए हैं। फिर वे डिसाइड करते हैं कि वे ईस्ट की ओर जाएंगे, लेकिन पैकर्ड को वेस्ट की ओर जाना था क्योंकि उसका एक साथी वहीं क्रैश हुआ था। हैक उन्हें वहां जाने से मना करता है क्योंकि वह इलाका छिपकलियों का है, लेकिन पैकर्ड जेम्स से कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है और उन लोगों को ढूंढना है जो खो गए हैं। इसलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और सभी वेस्ट की ओर निकल जाते हैं। वहां उन्हें कंकालों की घाटी मिलती है, जिसके बारे में हैक बताता है कि यह कैंग के परिवार का कब्रिस्तान है। इससे आप समझ सकते हैं कि वह छिपकली कितनी खतरनाक है। इन्हें उसके कब्रिस्तान से होकर गुजरना होता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद वह बड़ी छिपकली उन पर हमला कर देती है। सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। मेसन जेम्स के साथ कवर लेकर छिप जाती है, जबकि पैकर्ड के लोग लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर फायर फ्लेम से उस छिपकली को पूरी तरह से जला देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन हैक कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यह जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन पैकर्ड अपने साथियों की मौत का बदला लिए बिना यहां से नहीं जाना चाहता। वह कहता है कि जब तक वह कैंग को नहीं मारता वह चैन से नहीं बैठेगा। यह सुनकर हैक हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए? वो कैंग यहाँ का राजा है, तुम्हारी उससे कोई तुलना नहीं। अगर तुमने कुछ किया तो कबीले वाले तुम्हें मार देंगे, उनके लिए वह एक देवता है। लेकिन पैकर्ड नहीं मानता। फिर जेम्स पैकर्ड के साथी की लॉकेट दिखाता है और कहता है, यह हमें उस छिपकली के पेट से मिला। इसका मतलब छिपकली के पेट से मिला। इसका मतलब छिपकली ने उसे मारा, ना कि कैंग ने। इसमें कैंग की कोई गलती नहीं है। लेकिन पैकर्ड किसी भी हाल में उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना चाहता है। अब जेम्स कहता है कि अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ ईस्ट की ओर जा रहा हूं जहां हमारा जहाज है। तुम सीधे वहीं आ जाना। इस तरह दोनों टीमें अलग अलग हो जाती हैं और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ती हैं। कुछ समय बाद उन्हें वह हेलीकॉप्टर मिल जाता है जिसमें असला और बारूद था। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसकी टीम अभी भी आगे बढ़ रही होती हैं। रात होने पर वे एक जगह रुककर आराम करते हैं। जेम्स मेसन को लेकर एक चट्टान पर जाता है ताकि देख सके कि वे कितनी दूर हैं। तभी कैंग आता है, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। मेसन उसकी चोटों को देखकर समझ जाती है कि वह दुखी है, क्योंकि उन लोगों ने उसके घर पर हमला किया था जिसमें कई जानवर मारे गए। जेम्स को भी समझ आता है कि कैंग वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। वह तो एक शांत जीव है। तभी जंगल में धमाके होने लगते हैं जो पैकर्ड की टीम कर रही थी। वे बदला लेना चाहते हैं और कैंग के लिए जाल बिछाते हैं। जैसे ही कैंग जाल में फंसता है, धमाके होते हैं और वह पूरी तरह से जलकर बेहोश हो जाता है। पैकर्ड का कहना होता है कि उसे बम से उड़ा दो, लेकिन जेम्स ऐसा होने नहीं देगा। फिर से कैंग वहां आ जाता है। मेसन चट्टान पर चढ़कर एक फ्लेयर चलाती है ताकि अगर उनका जहाज आसपास हो तो वे उसे देख सकें। वहीं कैंग और छिपकली के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जिससे जमीन भी कांप रही है। अचानक कैंग एक जंजीर में फंस जाता है, लेकिन वह उस जंजीर को तोड़ देता है और उसमें लगे ब्लेड से छिपकली पर हमला करता है। तभी मेसन पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है, लेकिन कैंग उसे बचा लेता है और अपनी मुट्ठी में बांध देता है। लेकिन उसी समय वह छिपकली उसके हाथ को अपने मुंह में दबोच लेती है। कैंग उसकी पूरी जीभ बाहर खींच लेता है और इस तरह हम कैंग की असली ताकत देख पाते हैं। उसने साबित कर दिया कि वह इस आइलैंड का राजा है और अंत में उस छिपकली को मार डालता है। लेकिन मेसन होश में नहीं आती, जिससे कैंग मायूस हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर मेसन अभी भी जिंदा थी और कैंग को जाते हुए देखती है। इसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि हैक 35 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा है। सभी ने तो उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर सभी लोग खुश होते हैं और उसे गले लगाते हैं। वहीं जेम्स और मेसन को सीक्रेट सर्विस ने अपने कबिन में बंद कर रखा है, क्योंकि वे उन्हें कुछ और बताना चाहते हैं। दरअसल हॉस्टन जिस संगठन के लिए काम करता है, वह ऐसे जीवों या अनमोल चीजों को ढूंढने का काम करता है। जब वे एक आइलैंड पर गए तो उन्हें पता चला कि कैंग अकेला नहीं है। वहां और भी कई जीव हैं जो इंसान से कई गुना बड़े हैं और अभी भी जिंदा हैं। इसलिए हमें किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा, और यह सब आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो कहानी एक खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।